नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी के लेखक देवेंद्र प्रसाद देव जी हैं। आज की दुनिया में किसी समझदार व्यक्ति से किसी भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन के विषय में बात करो तो वह सामने वाले शख्स को सनकी या अंधविश्वासी करार दे देता है। वहीं दूसरी तरफ किसी ऐसे शख्स से पूछिए जो ऐसे वाक्य से गुजर चुका हो तो वो आपको अपने और उस खौफनाक घटना के अनुभव को बड़ी ही बेबाकी से आपको सुनाते हैं, बशर्ते सामने वाले को उसकी बातों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, आज भी इन आत्माओं का वर्चस्व कायम है। बस अंतर इतना रह गया है कि यह अब शहर से दूरस्थ इलाके, जहां आवाजाही कम हो, बाग बगीचे, बंसवादी, नहर के पुलिया के पास, पीपल के पेड़ के पास आज भी अपना आधिपत्य जमा कर बैठे हुए हैं। जयंत कुमार बलूच 21 वर्ष का नवयुवक है। ORR शारीरिक रूप से पतला है लेकिन कमजोर नहीं है। इसकी हाइट 5 फुट 3 इंच की औसत ऊंचाई थी। इसके परिवार के इसे स्नेह से जय पुकारते थे तो इसके जिगरी दोस्त इसे यंत्र के नाम से चिढ़ाते थे। इसके गांव का नाम अरंत है जो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में पड़ता है। इसके गांव की सबसे अहम बात यह है कि यह शहर के आपाधापी से कोसों दूर था। यह मिर्जापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का तनाव नहीं था। सभी अपनी जीवन को खुशहाली से जीवन यापन कर रहे थे। ये बात लगभग 4 वर्ष पुरानी ही है। अनिल कुमार की आज शादी थी जो कि आज शाम 7 बजे अरंत गांव से 32 किलोमीटर दूर मुंदीपुर में बारात जानी थी। अनिल कुमार, राजीव रंजन और जयंत बलूच तीनों ने अंतिम वर्ष ही स्नातक तक की पढ़ाई एक साथ पूरी की थी। तीनों एक ही गांव के थे, इस वजह से घनिष्ठता थी। जयंत बारात में जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर ही रहा था कि अभी उसका मित्र राजीव रंजन मेरे घर आया और बोला, क्यों हीरो हो गई तैयारी? यह सुनते जयंत स्त्री को दीवार के सहारे रखते हुए कहा, कैसी तैयारी? अरे शाम को बारात में चलना है या नहीं? जयंत बोला, अभी शाम होने में बहुत वक्त है। राजीव रंजन, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कैसे चले? जयंत बोला, मैं भी तो यही सोच रहा हूं क्योंकि कल सुबह जल्दी भी आना है। राजीव रंजन, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? शाम को बारात तेरी बाइक से चल लेंगे? जयंत, चल तो लेंगे लेकिन मेरी बाइक में बस पेट्रोल पंप तक जाने तक ही पेट्रोल होगा। राजीव रंजन, देख फिर क्यों ना ऐसा करें कि बाइक से ही दोनों चलते हैं और पेट्रोल की कीमत दोनों आधी आधी कर लेंगे। जयंत बोला, यह उपाय सही रहेगा क्योंकि कल मेरा जल्दी आना ज्यादा जरूरी भी है। यह सुनने के बाद उसने 50 रुपए का नोट उसे थमाया और उसने वह अपने अपने पास सुरक्षित रख ली। फिर थोड़ी देर में वह भी कुछ आवश्यक काम का हवाला देते हुए वहां से चलता बना। उसके बताए हुए योजना के अनुसार जयंत ठीक शाम 7 बजे उसके घर पहुंच जाता हूं। जयंत उसको वहां न पाकर हस्त प्रबड़ रह जाता है। उसके घर वालों से पूछने पर पता लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले गांव का ही कोई व्यक्ति आया था। शायद वह उसी से साथ लगभग आधे घंटे पहले बारात के लिए निकल गया है। जयंत जेब से मोबाइल निकालकर उसको कॉल लगाता है तो उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बताता है। मैं 2-3 बार और कोशिश करता है और खींचकर मोबाइल जेब डाल लेता है और उसे कोसता है, ये राजीव रंजन है या कोई दंत मंजन? जब इसे कहा था कि ठीक 7 बजे चलना है तो ये किसके साथ चल गया? उसे यदि जाना ही था तो कम से कम बता तो देना चाहिए था। ऊपर से उसका नंबर भी नहीं लग रहा। ये कहते हुए उसने बाइक की चाबी घुमाई और कलाई घुमा के वक्त देखा तो घड़ी 8 बज रही थी, इशारा कर रही थी। उसने बाइक स्टार्ट करके अकेले ही आरंत से मुंदीपुर अपनी दुपहिया से ही निकल पड़ा। अगले 40 मिनट के अंदर ही वह मुंदीपुर गांव आ चुका था। उसने देखा कि सड़क के किनारे रंग बिरंगे रोशनी के साथ एक कतार में कुछ लोग बिजली के लैंप को ढो रहे थे, जो कि ऑर्केस्ट्रा वाले को उस अंधेरे में रास्ता दिखाने का बखूबी काम निभा रहे थे। ऑर्केस्ट्रा के आगे आगे गांव के कुछ लोग रंग बिरंगे परिधानों में अपने नृत्य का कौशल दिखाने में मशगूल थे। इनमें कुछ लोग वो भी थे जिन्हें आज तक अपनी नृत्य की अद्वितीय प्रतिभा दिखाने का कभी अवसर नहीं मिला था और इस मौके को वो अच्छी तरह से भुना रहे थे। इसमें से कुछ अधेड़ उम्र के व्यक्ति हाथों से इशारा कर कर के आने जाने वाली गाड़ियों पर हुक्म चलाते और उन्हें अपने हिसाब से रास्ता भी दिखाने का काम करने में लगे हुए थे। सभी अपने धुन में मस्त थे
वहीं दूसरी तरफ मेरा मित्र अनिल कुमार, जो सुनहरे रंग के शेरवानी और कत्थई रंग के पगड़ी के साथ में सफेद घोड़ी पर बैठे मुंह को लटकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मानो जैसे कह रहा हो कि इसकी बर्बादी पर इसे छोड़कर सभी जश्न मना रहे हों और उसकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। शायद अब बहुत देर हो गई हो। इन सभी व्यक्तियों से जब जयंत की नजर हटी और उसने बड़े ध्यान से सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए देखा तो उसे राजीव रंजन कहीं भी नजर नहीं आया। उसे अब बहुत गुस्सा आया। उसने अब अपनी बाइक को निर्धारित गंतव्य पर लगाया और उसे एक बार फिर कॉल करके उसका जायजा लेना चाहा। वह जेब से मोबाइल निकाला तो देखकर दंग रह जाता है कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसने जल्दी से उसे ऑन करते ही राजीव को कॉल लगाया तो पहली ही रिंग में उसने उठा लिया, मानो जैसे वह काफी देर से उसी के ही कॉल की प्रतीक्षा में हो। कॉल को उठाते ही जयंत के कुछ बोलने से पहले ही वह दूसरी तरफ से बड़बड़ाया, हरामखोर कहाँ है? मैं पिछले आधे घंटे से तेरा नंबर लगा लगा कर थक गया हूं और जनाब है कि मोबाइल ऑफ किए बैठे हैं। मैं कब से तैयार बैठा तेरी राह देख रहा हूं। बोल कहाँ है, चलना है या नहीं? जयंत ने सोचा था कि वह इसकी अच्छे से खबर लेगा और इसे इतना लताड़ेगा, लेकिन यहां दांव उल्टा पड़ चुका था। उसने सवालों का अंबार लगा दिया था। जयंत अपने प्रश्न करने की जगह उसे वहीं सामने सब सच बताने और उसकी व्यथा सुनने का मन में निर्णय लिया और उसे 20 मिनट का वक्त मांगा और उसे लेने के लिए अब फिर से मैं अपने गांव वारंद रवाना हो चला। रात के लगभग 9:30 का वक्त हो चला था। बाइक चलाते हुए पूरा इलाका सुनसान से प्रतीत हो रहा था। इस वक्त गांव में अक्सर सभी नींद के आगोश में समाये होते हैं। जनवरी का महीना था। ठंड का मौसम होने की वजह से सड़कों पर और चारों ओर शांति फैली हुई थी। शांति ऐसी कि किसी पक्षी के बोलने की भी आवाज नहीं आ रही थी, मानो कि जैसे पक्षी भी ठंड की वजह से रजाई ओढ़कर सो गए हों। जयंत अपनी बाइक को लगभग काफी तेज गति से चला रहा था, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने गांव वरंड पहुंचकर राजीव के साथ वापस बारात में सम्मिलित होना चाहता था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। रास्ते में बहुत ही कम घर थे, न कि मात्रा में ही, एवं रास्ते में सिर्फ हल्की ठंडी ठंडी हवा का अनुभव हो रहा था। अचानक जयंत को रास्ते पर एक आकृति सी दिखी जो तेज दौड़कर रास्ते को पार कर लेना चाह रही थी। उस आकृति को देखकर यह लग रहा था कि मानो जैसे वह कोई औरत हो। जयंत ने झटके से अपनी बाइक के हैंडल को घुमाकर बाइक की हेडलाइट को उस आकृति की तरफ घुमाया तो देखकर दंग रह जाता है कि वह आकृति पलक झपकते ही सड़क के पार कर जाती है। जयंत को यह देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई पलक झपकते ही इतनी जल्दी सड़क कैसे पार कर सकता था। जयंत इन्हीं विचारों में उलझा पड़ा था कि तभी उसकी बाइक की हेडलाइट बंद पड़ जाती है। जयंत हेडलाइट को ठीक करने के लिए रुक जाता है। काफी देर तक मशक्कत करने पर भी वो लाइट ठीक नहीं होती है। वह वहां पर कुछ वक्त खड़ा रहता है, फिर अचानक उसे एक साया अपनी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। ये वही साया थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले सड़क को पलक झपकते ही पार करते देखा था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक विशेष किस्म की तीव्र खुशबू भी बढ़ती जा रही थी। अगले चंद सेकंड्स में अब वह उसके सामने थी। उसकी मौजूदगी का एहसास वह मनमोहक मादकता भरी सुगंध करवा रही थी। इससे पहले इतनी अच्छी खुशबू उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। इस खुशबू को जैसे जैसे वह सूंघता जा रहा था, खुद पर से नियंत्रण खोता चला जा रहा था, मानो जैसे यह खुशबू उस पर कोई जादू कर रही हो। अगले पल जयंत की नजर उस काले साए पर पड़ी तो वह यह देखकर प्रफुल्लित हो जाता है कि एक 5.5 फीट की कोई औरत काली साड़ी में उसके सामने खड़ी है। उसने अपना मुख घूंघट के अंदर छिपा रखा था। उसके पेट का काफी बड़ा हिस्सा ढके न होने की वजह से उसकी नाभि का उभार जयंत साफ साफ देख पा रहा था। जयंत नजरें उसकी नाभि पर ही अटक गई थीं, जैसे रावण की शक्तियां उसकी नाभि में ही निहित थीं। ठीक उसी प्रकार जयंत उसके नाभि के वजूद का एहसास हो रहा था। बहरहाल उसने खामोशी को तोड़ते हुए जयंत से ही प्रश्न किया, यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? उसकी यह बात सुनते ही जयंत बोल पड़ा, तब तुम्हें इससे क्या मतलब? यह सुनते उस औरत ने बड़े प्यार से इस बार कहा, इतनी रात को तुम्हें इस जगह डर नहीं लगता? यह सुनते ही इस बार जयंत सकपका गया और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, मेरी छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम यहां आधी रात को अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? यह सुनते ही उसने चालाकी भरी जवाब दिया और बोली,
अब मैं अकेली कहाँ हूं, तुम भी तो साथ हो। यह कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके इस हंसी के साथ जयंत भी कुछ सामान्य स्थिति में हो गया। जब उसकी हंसी रुकी तो वो बोली, मैं तो अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें पहली बार देखा है। जयंत ने भी उसकी इस हमदर्दी को देखते हुए अपनी सारी कहानी बता दी, जिसके सुनने के बाद हो हंस के बोल पड़ी, बाबू, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो तो होकर रहेगा ही। इसे ना तुम बदल सकते हो और ना ही। ये कहते ही वो एकदम से चुप हो गई। जयंत ने भी उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर खामोशी छाई रहती है। तभी जयंत के दिमाग में एक सवाल घर कर जाता है और वो मन ही मन बुदबुदाता है, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? भला इतनी रात को कौन अकेली औरत खेत में भटकती है? नहीं नहीं, ये चुड़ैल नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो इससे इतनी मनमोहक खुशबू कैसे आती? मैंने तो सुना है कि चुड़ैल के जिस्म से सड़ीली दुर्गंध आती है और वह इतनी व्यावहारिक भी नहीं होती। ला, लेकिन यदि यह सच में चुड़ैल ही हुई तो अभी पता लग जाएगा। यदि इसकी दोनों टांगे उल्टी हुई, यो निश्चित रूप से यह चुड़ैल ही होगी। अब जयंत ध्यान से उस औरत के पांव की तरफ देखे तो अपने किस्मत को कोसने लगा, क्योंकि एक तो यह घनघोर अंधेरा और ऊपर से काले रंग की साड़ी, जिसकी वजह से उसके पांव बिल्कुल ही ढका हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाया। जयंत को उसके चुड़ैल होने के अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन वह एक आम महिला है, यह उसका दिल मानने को भी कतई राजी नहीं था। बहरहाल उसने भी उसे एक साधारण महिला ही मान लिया। जयंत ने चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इतनी रात गए इधर क्या कर रही हो? पता है ना, ये इलाका बाहुबलियों का है और ऐसे जगह पर इतनी रात को किसी खतरे को निमंत्रण देने जैसा ही है। अगर मेरी मदद ही करना चाहते हो तो यहां से तकरीबन 3 किलोमीटर पर मेरा गांव है, वहां मुझे छोड़ दो। बेशक मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या नाम है आपके गांव का? जी, आगे जो वरुणा नदी पड़ती है उसे पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भरहैता नामक गांव के पास छोड़ देना। ठीक है, यह तो मेरे गांव जाने के रास्ते में ही पड़ता है। आ जाओ, बाइक के पीछे आराम से बैठ जाओ। ये कहते जयंत ने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे उसे बैठा लेता है। वह औरत जयंत से लगभग चिपक कर बैठ जाती है। उसके इस कदर बैठने से जयंत के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ पड़ती है। उसकी जिंदगी में ऐसा मौका पहली बार मिला था कि कोई इतनी जवान और हसीन औरत उसके इतनी करीब आई हो। तो क्या नाम बताया था आपने? जी, मेरा नाम जयंत बलूच है। और आपका? मेरा नाम जानकर क्या करोगे बाबू? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अगर नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। नहीं बाबू, वह बात नहीं है। हम जैसे गरीब को पूछता ही कौन है? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भी तो एक गरीब किसान का ही बेटा हूं, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की जगह दोनों हाथ से मेहनत करते हैं और खाते हैं। नहीं बाबू, मेरा वह मतलब नहीं था। खैर छोड़िए इन बातों को, यह बताइए कि आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है जल्द आप जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिल गई तो जरूर कर लूंगा। आपने मेरे चेहरा देख लिया क्या? यह कहते के साथ वह औरत जयंत के जिस्म से काफी चिपक जाती है। नहीं देखी तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं आप बेहद सुंदर ही होंगी, बिल्कुल अपनी खूबसूरत आवाज की तरह। तो आपको नहीं लगता कि इस खूबसूरत चेहरे का दीदार कर ही लेना चाहिए आपको? यह तो मेरी मन की बात कह दी आपने। मैं तो कब से आपके चेहरे को देखने को बेताब था, लेकिन कहने से डर रहा था कि पता नहीं आप क्या समझो। तो जनाब पीछे पलटो ना, इस बार उसने बड़ी ही मादकता भरी आवाज में कहा था। जयंत का इस वक्त पूरा ध्यान बाइक चलाने पर था। वह चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने बाइक के साइड मिरर पिछले हफ्ते ही हटा दिए थे और रास्ते टूटी फूटी होने की वजह से उसका ध्यान सड़क पर सामने था। अगले ही पल वह औरत जयंत के कमर पर हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए उसे प्यार से जकड़ लेती है और बोलती है, अब तो पीछे पलटकर देख लो मेरी जान। अचानक इस बदलाव से जयंत का बदन थरथरा उठा। उसने सोचा कि अब इसे अचानक क्या हो गया है? यह क्यों बार बार मुझे अपने चेहरे को दिखाने के पीछे पड़ गई है? अभी जयंत इन्हीं सब सोचने में खोया था कि वरुणा नदी का पुल आ गया और वह औरत जयंत के गले पर पीछे से चुंबन करती हुई उसके कानों को अपने हल्के से दांतों से प्यार से काटते हुए बोलती है,
अब तो मेरी आखिरी मंजिल भी आ गई है। बाबू पलट जाओ ना, एक दफा देख तो लो। क्या पता तुम्हारी तलाश मुझे देखने के बाद खत्म हो जाए, हमेशा के लिए। इधर जयंत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके यह बात समझ में आ गई थी कि वह औरत जरूर कुछ गलत करना चाहती है, जिसकी वजह से वह उसकी जगह रास्ते पर अपना ध्यान केंद्रित करता हुआ चल रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो वो बोल पड़ा, अरे इस कद्र परेशान मत करो। देखो वरुणा, नदी को पार करते ही जैसे ही मैं तुम्हारे गांव छोड़ूंगा तो उतरने के बाद मुझे अपना चेहरा दिखा देना, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए तुम्हारे चेहरे को देखना मेरे लिए असंभव है और दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जयंत की यह बात सुनते ही वह इस बार चीख कर बोली, ए लड़के, मैं कहती हूं कि पीछे पलट नहीं तो सही नहीं होगा। ये सुनते जयंत सकपका कर रहा जाता है कि जो अभी औरत प्यार की अटखेलियां कर रही थी, अचानक ऐसा क्या बदलाव आ गया जो अपनी जिद पूरी करने के लिए लगभग पागल सी होती जा रही है। अभी जयंत यह सोच ही रहा था कि फिर उस औरत की बहुत तेज चीखने की आवाज आई, तू देख नहीं तो मैं तेरी इस गाड़ी से कूद कर तुझे भी गिरा दूंगी। तू समझता क्यों नहीं? बस एक बार पलट के देख ले मुझे, तुझे पलटना ही होगा, समझे? अचानक हुए इस बर्ताव से जयंत सख्ते में आ गया था। अचानक उसे अपने दादा की कही हुई बात याद आ गई। उसके दादा ने बताया था कि एक बार ठिठुरन भरी ठंड में किसी गांव से अपने गांव आ रहे थे। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर से उन्होंने खेत के रास्ते से शॉर्टकट जाने की सोची। उस वक्त उनके हाथ में घड़ी तो नहीं थी, लेकिन यह घटना मध्य रात्रि से पहले की है। उन्हें अचानक ऐसा एहसास हुआ था कि उनके पीछे पीछे कोई चला आ रहा है। फिर अहले ही पल उन्हें एहसास हो गया कि कोई उनके पीछे पीछे चलते इतने करीब आ गई कि अचानक उनसे कहा, कहां जा रहे हो मुसाफिर? ये सुनने के बाद भी जयंत के दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगली आवाज आई, मुसाफिर नाराज हो क्या? ये सुनने के बाद भी जब जयंत के दादा ने कुछ न कहा तो उस अजनबी आवाज ने उसके दादा के बिल्कुल करीब आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे तनिक सुस्ताई लो बुढ़ू, इतनी जल्दी कहां है जाने की? काफी देर से जयंत के दादा शांत थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह अजनबी साया उसका साथ छोड़ने को ही तैयार नहीं, तो वह खींच कर बोले, देखकर तेरी कोई भी युक्ति काम में नहीं आने वाली। तू लाख यत्न कर ले, मैं पीछे पलट कर नहीं देखने वाला। अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। उनके ऐसा कहते ही वह साया वहां से गायब हो गई और पूरे रास्ते उन्हें किसी ने फिर परेशान नहीं किया। वह इस बात को भली भांति जानते थे कि पीछे पलटकर देखने पर इस तरह की नकारात्मक शक्तियां उनके साथ घर आ जाती या वहां पलटते ही उनका अनिष्ट कर सकती थी। ये बात उन्होंने अपने पोते को बताया था, जिसे जयंत अच्छी तरह गांठ बांध लिया था कि कुछ भी हो जाए ऐसे मौके पर पीछे पलटकर भूल से भी नहीं देखनी चाहिए। जयंत अब यह भली भांति जान चुका था कि यदि उसने पीछे पलटकर नहीं देखा तो वह बुरी शक्तियां उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जयंत इन्हीं विचारों में खोया था कि उसने देखा कि उस औरत का गांव आ गया है। उसने उस औरत को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि जरूर कुछ दाल में काला है। जैसे ही वो पलटकर देखता है तो स्तब्ध रह जाता है। पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। उसने आजू बाजू अपने सिर को घुमाकर देखा, लेकिन जहां जहां तक उसकी नजरें गईं, वहां तक सिवाय सन्नाटे के कुछ भी हासिल न हुआ। जयंत अब पूरी तरह डर चुका था। वह अब समझ चुका था कि यह कोई दुष्ट साया थी जो उसके साथ अनिष्ट करने के इरादे से उसकी बाइक पर सवार हुई थी। लेकिन वह अपने मंसूबों को अंजाम देने में नाकामयाब रही, क्योंकि जयंत को सही वक्त पर अपने दादाजी का अनुभव याद आ गया था। लेकिन जयंत अभी भी उसी जगह खड़ा होकर चारों तरफ बार बार ऐसे निहार रहा था, जैसे मानो वह औरत कहीं से भी उड़ती हुई उसकी बाइक पर आकर बैठेगी। वह अब लगभग पसीने से तरबतर हो गया था। अब उसके हाथ भी कांपने लग गए थे। उसने आव देखा न ताव मोटरसाइकिल को फेरारी की इंजन की तरह भगाता हुआ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजगर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब वह उस अजनबी हसीना के गांव से काफी आगे आ चुका था। उसके मन में अभी भी ख्याल आया रहे थे कि आखिर वह औरत कौन थी। अचानक उसे ऐसा क्या जो गया जो मुझे पीछे पलटकर देखने को मजबूर कर रही थी? क्या वह सच में चुड़ैल या कोई बुरा साया था, जैसा कि एक दफे दादाजी का भी सामना हुआ था? जिस तरह से वह मोटरसाइकिल को बिना रुके गायब हुई,
उससे तो यही लगता है कि वह हो ना हो चुड़ैल ही थी। जयंत के दिमाग में बस यही सब उटपटांग विचार आए जा रहे थे। वह इस ठंड के मौसम में भी पसीने से तरबतर हो चुका था। शुक्र है कि मुझे दादाजी की वह बात ध्यान में रही और मैं उस औरत नहीं, वो औरत नहीं, चुड़ैल के कहने पर पीछे नहीं पलटा। ये कहते उसने हनुमान जी को इसका आभार व्यक्त किया और वह अब अपने गांव आ चुका था। वह जैसे ही अपने घर पहुंचा, वहां उसकी नजर राजीव रंजन पर पड़ी, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही राजीव बोल पड़ा, तू मुझे बिना लिए क्यों चला गया था? वो मैं भूल गया था। ऐसे कैसे भूल गया बे, जब दोनों की बात हुई थी साथ में जाने की? राजीव की बात को अनसुना करते हुए मोटरसाइकिल की चाबी उसके हाथ में थमाते हुए बोला, ये ले चाबी और तू जा। राजीव उसके हाथ के स्पर्श मात्र से चौंक जाता है और बोलता है, अरे तेरा बदन इतना ठंडा कैसे है और तू इस ठंड में भीगा कैसे है? तबीयत ठीक तो है ना तेरी? इतना सुनने के बाद जयंत बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके अंदर चला जाता है। राजीव के कुछ समझ नहीं आया कि वह इस तरह से अजीब हरकतें क्यों की होगी। राजीव वहीं खड़े खड़े खुद से बड़बड़ाता है, ये जयंत को क्या हुआ? ये फिर अपने नाम के अनुरूप किसी यंत्र की तरह बिना किसी कारण के बिगड़ जाता है। उसका शरीर ठंडा और पसीने से तार बतर था। मुझे तो लगता है जरूर इस बार भी ये वहां शादी में किसी से लड़ झगड़ कर आया होगा। खैर कोई बात नहीं, कल उससे उसके हालात जान लूंगा। मुझे अब जल्द वहां शादी में जाना होगा, नहीं तो मुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। ये कहते के साथ उसने मोटरसाइकिल में चाबी घुमाकर स्टार्ट करते हुए अपने दोस्त के बारात की ओर रुख करता है। लगभग 15 मिनट में ही वह वरुणा नदी के समीप आ जाता है। उस पुल के खत्म होने के बाद वहां से 3 रास्ते तीनों दिशाओं की तरफ जा रही थी। वह इस रास्ते की तरफ बहुत कम आया था, जिसकी वजह से उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। वह वहीं उस 3 मुहने पर खड़ा होकर माइलस्टोन, मील का पत्थर पढ़ने लगा कि तभी उसे किसी की छाया दिखती है, जो कि एक झटके से ही सड़क को क्रॉस कर जाती है। उस साया के गुजरते ही उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। यह देखकर वह और भी घबरा जाता है। वह डर कर अपनी मोटरसाइकिल को साइड स्टैंड पर खड़ा करके मील के पत्थर के पीछे दुबक जाता है। वह देखता है कि उस साये के हाथ में लालटेन जल रही है और वह उसी की तरफ आ रही है। वह आदत के अनुसार फिर खुद से बड़बड़ाता है, ओह, यह कैसे संभव हो सकता है? कोई व्यक्ति पल भर में सड़क कैसे पर कर सकता है, वो भी हाथ में लालटेन लिए। अभी उसने यह कहा ही था कि वह साया ठीक उसके सामने थी। काले रंग की साड़ी से वह औरत सिर से पांव तक ढकी हुई थी। उसका घूंघट इतना लंबा था कि उसकी छाती तक आ रहा था, जिसकी वजह से चेहरा देखना असंभव ही था। उसके समीप आते ही राजीव को ठंड अब ज्यादा महसूस होने लगी थी। यह वही साया थी जिसका थोड़ी देर पहले जयंत सामना कर चुका था। एक रात में इस चुड़ैल को अपना दूसरा शिकार मिला था। इससे पहले कि वह साया राजीव की हरकतें समझ पाती, उसने ऐसे नाटक किया जैसे वह उस मील के पत्थर के पीछे लघुशंका कर रहा हो। राजीव अपने आप को सामान्य करता हुआ मील के पत्थर से ऐसे बाहर निकला जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। राजीव ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि राजीव कुछ कहता, वह बोली, बाबू अकेले कहाँ जा रहे? मैं यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम मुंदीपुर है, वहां जा रहा हूँ। वहां मेरे एक दोस्त की शादी है। लेकिन तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी की धारा को खेत की तरफ मोड़ने आई थी, अब वह काम करके वापस जा रही हूँ। क्यों, तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है क्या? कोई होता तो फिर मैं यहाँ क्यों भटकती इतनी रात को? बाबू, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को सुनसान जगह से होते हुए अकेले ही जा रहे हो? अरे मेरी छोड़ो, ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। बाबू, मुझे किसी का भी डर नहीं, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे कोई पीछे। अब मेरा कोई चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं। ये बताओ, तुम्हें किधर जाना है? मैं छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। आप जिस गांव जा रहे हो वहां से 5 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है, वहां जाना है मुझे। ये सुनते राजीव उससे बोलता है कि ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। वह औरत रूपी चुड़ैल बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना कुछ बोले बाइक पर सवार हो जाती है। यह थोड़ा राजीव को अजीब सा लगता है, पर वह कुछ नहीं बोलता।
और बाइक को स्टार्ट करने के बाद कहता है, यहां से तो 3 रास्ते जा रहे हैं, हमें किस रास्ते में जाना है? वो जो सबसे किनारे वाला रास्ता दिख रहा है, नजे जहां शुरुआत में पीपल का पेड़ है, वहीं से ले लो। लेकिन मैं जब पिछले साल आया था तब इस बीच वाली रास्ते से उस तरफ गया था। वो सही कहा आपने, पहले वही रास्ता था, लेकिन अब उस रास्ते पर गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से दोनों को परेशानी होगी। ठीक है, जैसा आप कहो, वैसे भी आपको ज्यादा पता होगा। राजीव ने बाइक उस पीपल के पेड़ के रास्ते की तरफ घुमा दिया और चल पड़ा। अभी कुछ दूर तक ही चला था कि उनकी बाइक की हेडलाइट, जो थोड़ी देर पहले अपने आप बुझ गई थी, लाइट अपने आप ही जलने लगी। अब उसे और भी ज्यादा अजीब लगा। फिर उसने उस चुड़ैल से बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वह उस रास्ते पर बढ़े जा रहा था, वह कुछ अजीब से ही जवाब दे रही थी। लेकिन राजीव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आपको अनजान व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह चुड़ैल बोली, मैं यहां वर्षों से आती जाती रही हूं। मुझे जो इंसान एक बार देख लेता है, वो मरने के बाद भी नहीं भूलता। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना मुझे। ओह हो, तो इतनी खूबसूरत हो आप। यह कहते के साथ नासमझ राजीव हंस पड़ता है। जब राजीव शांत होता है तो वह चुड़ैल कहती है, तो चेहरा नहीं देखना चाहोगे मेरा? क्या फायदा, आपने घूंघट की जगह यह चादर जो ओढ़ रखी है, कोई कैसे देख पाएगा? तुम बोलो तो हटा दूं ये घूंघट? नहीं, रहने दो। किसी ने बेकार में देख लिया तो बात का बतंगड़ बना के रख देगा। ये सुनते इस बार वह गुर्रा के बोली, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? मैं देखती हूं कि तू कैसे नहीं देखेगा। अजीब सी आवाज में राजीव ऐसे जवाब सुनकर स्तंभ सा रह जाता है। वह सोचता है कि न जाने किसको आज साथ ले लिया है, और वह बिल्कुल शांत होकर बाइक चलाने लगता है और अपने आप में सोचता है, हे भगवान, यह औरत है या कोई बला है? कब और कितनी जल्दी मैं इसके गांव छोड़ दूं ताकि इससे पीछा छूटे। लेकिन अब उसे क्या पता कि वो कैसी बला को अपने साथ लेकर अनजान मंजिल पर निकल पड़ा है, जहां से एक बार जाता तो इंसान ही है, लेकिन वापस जब आता है तो उसके साथ अपना शरीर नहीं होता। ओह, जल्दी से बाइक रोको, मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया है। यह कहते हुए वह चुड़ैल राजीव के कमर को जोर से भींच लेती है। अरे यार, अब ये क्या बला है? अच्छा, पहले मेरी कमर को छोड़ो, मैं रोक कर देता हूं तुम्हारा दुपट्टा। राजीव अगले ही पल अपनी बाइक सड़क के बीचों बीच रोक देता है, और तभी उसे ख्याल आता है कि वह औरत झूठ बोल रही है। वह उसे डांटते हुए पीछे पलटकर बोलता है, अरे बेवकूफ, तूने मुझे गधा समझा है क्या? मैं अच्छी तरह से जानता हूं तेरे पास कोई दुपट्टा उपट्टा नहीं है, क्योंकि तूने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देता, तो वह बाइक में बैठे ही पीछे की तरफ देखता है, तो वहां पर कोई नहीं था। राजीव बहुत घबरा जाता है और तुरंत बाइक को साइड स्टैंड में लगाकर अपने चारों ओर देखता है, पर कोई नहीं दिखाई देता। अरे, ये औरत कहां गई? अभी तो कह रही थी कि उसका दुपट्टा गिर गया है। भला चंद सेकंड्स में कहां गायब हो सकती है? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? हे भगवान, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसने अपने मुंह से चुड़ैल शब्द निकाले ही थे कि उसने देखा कि सड़क के किनारे पीपल का पेड़ था। वहां उसे कोई आकृति दिखाई दी। उसने अपने मुंह से चुड़ैल शब्द निकाले ही थे कि उसने देखा कि सड़क के किनारे पीपल का पेड़ था। वहां उसे कोई आकृति दिखाई दी। ओह, मैं तो खामखा ही डर गया था। शायद उस औरत को शौच लगी हो, इस वजह से उधर जा रही हो। बेचारी शर्म के मारे मुझसे कुछ कह ना पाई हो और दुपट्टे के गिरने का बहाना बनाया ताकि मैं बाइक रोक सकूं। ये कहने के साथ उसने अपनी खोपड़ी को हल्के से अपने हथेली से मेरी और उसके वापस आने का इंतजार करने लग गया। जब काफी देर तक वह महिला लौट के नहीं आई तो वो बोला, ओह हाँ, काफी देर हो गई है। कहीं वो महिला किसी परेशानी में तो नहीं है? मुझे चलकर देखना ही होगा। यह कहकर राजीव उस पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। अगले ही पल वह पीपल के पेड़ के करीब था। उसने पीपल के पेड़ के चारों तरफ सूक्ष्म निरीक्षण किया, लेकिन उसे वह महिला कहीं नहीं मिली। वह थक कर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया कि तभी अचानक उसके चेहरे पर कुछ तरल पदार्थ सा गिरा। उसने उसे छूकर सूंघने की कोशिश की तो बहुत तेज बदबू सी आई। उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए और वह चीख पड़ा, खून, यह तो खून है, लेकिन ये कहां से? ये कहते ही उसने अपनी खोपड़ी ऊपर की तो देखकर अवाक रह जाता है
कि ऊपर काली साड़ी में कोई औरत गले में फांसी का फंदा लगाकर लटकी हुई थी। उसकी जीभ उसके ठुड्डी से नीचे तक लटक रही थी, जिससे खून का रिसाव चालू था और वही खून की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी थी। उसने फिर ध्यान से देखा तो उस औरत के पांव बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़े हुए थे। वह औरत ऊंचाई पर लटकी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी टांगों को वह आसानी से देख पा रहा था। वह घबराकर वहां से भागने को होता है कि तभी उसको ठोकर लगती है और औंधे मुंह गिर पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह पलटता है, उसकी नजर फिर उस फांसी पर लटकी हुई उस औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर वह फिर से चीख उठता है। अरे ये तो वही काली साड़ी वाली औरत है जिन्हें मुझसे लिफ्ट मांगी थी और मुझे यहां तक ले आई थी। इसका मतलब ये कोई अबला नहीं चुड़ैल है। उसने इतना कहा ही था कि तभी पेड़ पर लटकी चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं। ORR वह जोर जोर से हंसने लगे जाती है। उसके ठहाके से पूरा वीराना दहल उठता है। वो जैसे ही उठकर भागने को होता है कि तभी वह चुड़ैल का जिस्म उसके ऊपर गिर पड़ता है। अपने लंबी लंबी नाखूनों से राजीव के चेहरे को किसी जंगली बिल्ली की तरह नोच डालती है। अब राजीव की चीख से वह वीराना दहल उठता है। किसी तरह वह पूरी ताकत से उस चुड़ैल को धक्का देता है और वह भागने की कोशिश करता है। लेकिन यह क्या, वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने शरीर को अपने जगह से हिला नहीं पाता। उसके बदन पर खुद उसका ही नियंत्रण नहीं रह गया था, मानो जैसे किसी ने उसके जिस्म पर अपना कब्जा कर लिया हो। वह कठपुतली की भांति वहां लेटे लेटे अपनी मौत का मंजर देख रहा था। वह चाहता था कि जोर से चीखें और वहां से भाग खड़ा हो जाए, लेकिन वह अपनी बेबसी के आगे विवश था। सिवाय सोचने के और कोई भी चारा नहीं बचा था। अगले ही पल वह चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ जाती है और चीख कर कहती है, मूर्ख, तू नहीं, तेरी मौत यहां खींच कर लाई है। तेरा दोस्त अपनी चालाकी से बच तो गया, लेकिन उसने तुझे मरने के लिए मेरे पास भेज दिया है। अब आखिरी बार अपने इष्ट देव को याद कर ले, क्योंकि मैं अब तेरे खून से अपने प्यास बुझाऊंगी। तेरे लाल लाल गढ़े रक्त से ही मुझे तृप्ति मिलेगी। ये कहते ही वह चुड़ैल राजीव के जिस्म से वक्त झटके में उसके धड़ से कपड़े फाड़ देती है। राजीव अपनी मौत को इतना समीप देखकर चीख पड़ता है, अरे दुष्ट चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। यह आवाज उसके हलक में काफी देर से अटकी पड़ी थी। चुड़ैल ने उसे यह आखिरी मौका दिया था कि उसके आखिरी शब्द गले में ही न अटके रह जाएं। वह बार बार खुद को कोस रहा था कि वहां से किसी तरह मुक्त हो जाए, लेकिन उसका हर प्रयास विफल हो रहा था। साथ साथ उसके दिमाग में यह भी चल रहा था, ओह तो जयंत ने इस चुड़ैल का सामना किया था, जिसकी वजह से वह पसीने से तरबतर था। उससे पूछने पर भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। उसे अपने इस गलती पर पछतावा हो रहा था। उसके आंखों से अनायास ही आंसू निकल रहे थे, जो बहते बहते उसके मुंह में जा रहे थे। आज इस नमकीन आंसू के पीछे का दर्द उसे अपनी मौत से छुपानी पड़ रही थी। अगले ही पल उस चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में घुसा दिया और उसकी छाती चीर डालती है। राजीव असहनीय पीड़ा से तड़प उठता है और उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं। लेकिन वह दुष्ट चुड़ैल इतने पर भी नहीं रुकी। उसने राजीव के कलेजे को बाहर निकाला और छप 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 करके खाने लगी। राजीव अपनी एड़ियां जमीन में रगड़ते हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इधर जयंत बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वह बार बार राजीव के लिए चिंतित हो रहा था। वह जानता था कि राजीव को इन सभी बातों में विश्वास नहीं करता था। अब उसे उसकी जान की बहुत फिक्र हो रही थी। अब रह रहकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि वह औरत अचानक कहां गायब हो गई। क्या वह सच में चुड़ैल थी? क्योंकि ऐसा करना किसी आम इंसान के बस में नहीं था। यही सब सोचते सोचते वह रात के किसी वक्त नींद के आगोश में समा गया। उसे वह चुड़ैल सपने में दिखाई दी, जिसमें वह उसके दोस्त राजीव की ओर चली आ रही थी। लेकिन करीब आते ही उसके रूप में भयावह परिवर्तन होता है, जिसके बाद वह खून पीने वाली एक भयानक दरिंदा बन जाती है, जिसके हाथों के नाखून खंजर के जैसे तेज और दांतों की पंक्ति में से आगे के 2 दांत चंगादड़ के जैसे तेज और बड़े थे, जो खून में डूबे हुए थे, और आंखों का रंग गहरा लाल, बिल्कुल खून की तरह और निर्दयता से भरी हुई थी। यह सब देखकर मानो जैसे कि राजीव की सांसें थम चुकी थीं और वह चुड़ैल धीरे धीरे राजीव के नजदीक आ रही थी
लेकिन राजीव एक लाचार पेड़ के कटे तने के जैसे ही असहाय महसूस कर रहा था और अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। वह चुड़ैल राजीव के नजदीक आ जाता है और वह उसके हाथ को जोर से पकड़कर अपने तेज धार वाले दांतों को गड़ा देती है और खून पीने लगती है। राजीव अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और बहुत चिल्लाने की भी, पर पूर्ण रूप से असफल रहता है और उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ जाती हैं। यह भयावह दृश्य के देखने के बाद जयंत की नींद खुल जाती है और जोर से चीखता है, बचाओ, कोई राजीव को उस चुड़ैल के हाथों बचाओ। वह अपने चारों ओर देखता है और फिर उसने अपने हाथ को देखा, पर उसे हर एक चीज साधारण नजर आई। तो फिर कहीं उसकी सांस में सांस आई। वह सोचता है कि यह सब उसका भ्रम था और वह पुनः सो जाता है। लेकिन जब वह सुबह उठता है तो उसे कुछ कमजोरी सी महसूस होती है। लेकिन वह कुछ ज्यादा सोचे बिना जल्दी से राजीव को कॉल लगाता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से बात नहीं हो पाती है। वह फ्रेश होकर जैसे ही बरामदे में जाता है तो उसकी नजर वहां मेज पर पड़े अखबार पर पड़ती है, जहां अखबार का पृष्ठ संख्या 3 खुला हुआ था और खबर छपी थी, भटकती चुड़ैल का एक और शिकार। इस खबर को विस्तृत में पढ़ता है। 22 वर्षीय नवयुवक वर्णी नदी के पास संदिग्ध स्थिति में मौत। युवक पास के ही अरंद ग्राम का निवासी माना जा रहा है। लाश पास के ही खेत में एक पीपल के पेड़ से लटकी हुई पाई गई। लाश की स्थिति इतनी बदतर थी कि उसके कुछ अंग शरीर से मौके वारदात पर नदारद थी। इसकी मौत की वजह कुछ लोग जंगली पशुओं को दे रहे हैं, तो कुछ लोग अंग तस्करी का हाथ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानीय निवासी इसे उस चुड़ैल का प्रकोप बता रहे हैं, जो अक्सर रात्रि को इस वीराने में लालटेन लेकर भटकती रहती है। यह खबर पढ़ते के साथ जयंत वहां से सीधे भागता हुआ अपने कमरे में आ जाता है और अंदर से कुंडी लगाकर उसने अपने आप को घर के अंदर ही कैद कर लिया। वह अपने दिल की धड़कनों की गूंज पूरे कमरे में सुन रहा था। कह घबराहट में अपने सिर के बालों को खींच रहा था। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि वह उस दिन बारात में क्यों गया। चलती हुई बाइक से वह चुड़ैल कैसे गायब हुई। वह चाहता तो राजीव की जान बचा सकता था, मगर लेकिन यह सपना एक रात का नहीं था, बल्कि यह कहानी अब हर रोज और हर रात की बन चुकी थी। हर रात को यही सब होता और सुबह उठता तो फिर उसे कमजोरी सी महसूस होती। ऐसे होते होते 6 दिन और बीत गए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जयंत की मां उससे मिलने को आती है। उसकी मां मिर्जापुर में सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पर एक शिक्षिका थी। वह अक्सर महीने के अंत में एक बार अपने गांव वरंद अवश्य आती थी। जैसे ही मां की नजर जयंत पर पड़ती है तो वह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जयंत का शरीर बहुत ही कमजोर और सूख सा गया था। वह जयंत से आश्चर्यजनक रूप से बोलती है, मां, क्यों बेटा, तू इतना कमजोर और दुबला पतला कैसे हो गया? क्या हो गया तुझे? जयंत, पता नहीं मां, हो सकता है कि खेत में ज्यादा काम की वजह से कमजोर हो गया हूं। मां, बेटे, खेतों के काम तो तू बचपन से ही करता आ रहा है, लेकिन तू पहले ऐसा कमजोर कभी नहीं दिख मुझे। तुझे देखकर ऐसा लग रहा मानो जैसे तेरे शरीर में खून ही ना हो। जयंत, मां, तुझे तो मैं हमेशा कमजोर ही लगता हूं। तू जब जब आती है मुझे ऐसा ही कहती है। मां, लेकिन इस बार की कमजोरी कुछ अलग नजर आ रही है। यह कहकर मां शांत हो जाती है। वो अंदर ही अंदर अब चिंतित हो चली थी। उसे संदेह हो गया था कि जयंत किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुका है। जयंत के पापा एक रात खेत में गए थे और वो तब से आज तक लापता हैं। उस रात उन्हें खेत की तरफ सबने जाते देखा था, लेकिन आते किसी ने नहीं देखा था। जितने लोग उतनी मुंह बातें। इतने वर्षों के बाद लगभग सभी ने उनके वजूद को भुला ही दिया था, लेकिन जयंत की मां की आंखों को आज भी उनके वापस आने का इंतजार था। जयंत अपने ताऊ जी के परिवार के साथ ही यहाँ रहता था और घर की सारी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाता चला आ रहा था। उसे अपने गांव की मिट्टी से बहुत प्रेम था और अपने पिता से बहुत लगाव, जिसकी वजह से वह अपने पैतृक घर को छोड़ना नहीं चाहता था। रात को दोनों एक साथ खाना खाकर सो गए। उस रात को भी जयंत को वही सपना दिखाई देता है, तो फिर वह सुबह होते ही उस सपने के बारे में मां को बताता है। मां उसके सपने को नजरअंदाज करे बिना वो गांव के एक ऊंचा
जिसका नाम लल्लन ओझा था, उससे से मुलाकात करती है और उसे यह सब बतलाती है और मदद करने के लिए मिन्नतें करती है। लल्लन ओझा, तुम्हारे लड़के के ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो हर रात आकर उसका खून पीती है। जब तुम्हारा लड़का अर्धचेतन अवस्था में होता है तो उसे यह सपने के जैसा लगता है। तुम उसके हाथ पर हल्दी का उपटन करना तो उस चुड़ैल के दांतों के द्वारा कांटे और उसके पकड़ने से बने चिन्ह जो अदृश्य है वो दृश्य हो जाएंगे। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कल उसे देखते ही समझ गई थी कि इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। उसकी आंखों के नीचे काले रंग के गहरे और काले धब्बे बन गए हैं। लल्लन जी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुजबला पर। आप मेरे बेटे को उससे बचा लीजिए, कुछ उपाय बताएं। लल्लन ओझा, देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बहुत मजबूत करना होगा। मैं जैसा जैसा कहूंगा ठीक वैसा ही करना होगा, अन्यथा उस चुड़ैल की शिकार तुम भी हो सकती हो। माँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है लल्लन जी, बस मेरा बेटा जयंत पहले की तरह हो जाए। लल्लन ओझा, देखो कल अमावस्या की रात है। कल की रात ही उसकी जिंदगी का फैसला होगा। कल की रात उसकी शक्तियां और भी प्रबल हो जाएंगी। वह चुड़ैल चाहेगी कि कल जयंत को अपने वश में करके हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाए, लेकिन तुम चिंता ना करना। बस कल अमावस्या की रात तुम अपने बेटे जयंत को किसी तरह लेकर यहां आना, ताकि उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाए। फिलहाल अभी यह लाल रंग का धागा लो जो अभिमंत्रित है। इसे अपने बेटे की दाहिनी भुजा पर बांध देना, जिससे वह चुड़ैल उसके निकट भी नहीं आ सकेगी, और वो अगर आस पास होगी तो वो चुड़ैल उसे दिखाई देने लगेगी। और जैसे ही वो दिखाई दे तो ये कलश उसके सामने करने के बाद इसका ढक्कन खोल देना और यह मंत्र उच्चारण कर देना। AUM नमो, आदेश गुरु का लाज रखो अपने चेले का। मंत्र सांचा कंठ कांचा, जो न समझे वह रह जाए बच्चा। धौलागिरी वारो चंडे सिंह की सवारी, जाके लंगुर है करत है अगारी। प्याला पिए रक्त को चंडिका भवानी, सब उपनिषद वेद वाणी में बखानी। भूत नाचे बेताल लज्जा रखे, अपने भक्त का पीठ चखे। लिए हाथ भक्त बालिका, दुष्टन प्रहारी, सारे दुख देत एक पल में पछारी। पकड़ के दे ऐसा पछाड़ कांप जाए मांस और हाड़। मत अबार तेरे हाथ में कपाल, मार के सीने के पार कर दे भाल। भक्षण कर ले जल्दी आए के मुक्ति मिलत, तब कहीं जाए के जाए नाही भूत पकड़ मारे जाएं। तुम्हारे नाम लूं तो करे फाएं फाएं। राम की दुहाई गुरु गोरख का फंदा नहीं भागेगा, तो करेगा तो ये अंधा। उड़ो उड़ो चुड़ैल वाहा, फुरो फुरो मंत्र स्वाहा। ये मंत्र उच्चारण कर देना तो वह इस कलश में समा जाएगी, और उसके बाद कलश का ढक्कन लगा देना तो वह चुड़ैल इसमें कैद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यह कार्य कर लो तो ध्यान रखना, ठीक उसी वक्त वह कलश लेकर तुम लोग मेरे पास आ जाना, तो फिर मैं उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। इस बात की सावधानी रखना कि गलती से भी वह ढक्कन ना खुले, अन्यथा मैं उस चुड़ैल का बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। माम, बिल्कुल बाबा, मैं आपके बताए अनुसार ही सारे कार्य करूंगी। माँ इतना कहकर वह तुरंत लल्लन ओझा से वह मंत्र एक कागज पर लिख लेती है। लल्लन ओझा को दोनों हाथ जोड़कर घर की ओर निकल जाती है। वो घर पहुंचकर उस रात को उसे अपने ही कमरे में ही सोने के लिए कहती है। जयंत पर बारीकी से नजर रखती है। उस रात जयंत ने कोई ख्वाब नहीं देखा। पूरी रात जागे होने की वजह से सुबह किसी वक्त उसकी मां को नींद आ जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। अचानक इस आवाज के साथ दोनों झटके से उठ खड़े होते हैं। जयंत का मुंह खुला हुआ है और पसीने उसका पूरा जिस्म भीगा हुआ है। वह सामने की तरफ देखता हुआ कांप रहा है। जयंत की मां उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद जब वह सामान्य होता है तो उसकी मां कहती है, क्या हुए बेटे, तुमने वह सपना फिर से देखा क्या? मां, मैंने आज सपने में अजीब सा देखा। उस चुड़ैल ने मुझे और मेरे दोस्त राजीव रंजन को मारकर किसी सुनसान खेत के पास पीपल के पेड़ में एक रस्सी को गले में बांधकर लटका दिया है। मैं बार बार बचाने की आवाज लगा रहा हूं, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। ये कहते कि साथ जयंत दोबारा अपनी मां के गले लग जाता है। उसे उस वक्त डरा हुआ देखकर उसकी मां उसे लल्लन ओझा वाली बात नहीं बताती है। पूरे दिन उसकी मां उस पर कड़ी नजर रखती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसकी मां जयंत से कहती है, बेटे जाओ और जल्दी से स्नान करके आओ, तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है।
ये सुनकर जयंत नहाने के लिए चल जाता है। वो थोड़ी ही देर में नहा कर आ जाता है। जयंत की मां लल्लन ओझा के द्वारा बताई हल्दी लेपन की प्रथम विधि को करती है। ऐसा करते ही थोड़ी देर के बाद जो सामने परिणाम आया वो सब देखकर दोनों के होश फांकता हो गए। जयंत के दाहिने हाथ और गले में जो दांतों के द्वारा काटने के निशान थे वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जयंत की मां ने जयंत को अब सब कुछ बताया जो कुछ लल्लन ओझा ने कहा था, और फिर वो धागा जयंत की दाहिनी भुजा पर बांध दिया। लेकिन उन दोनों को यह मालूम नहीं था कि दीवारों के भी कान होते हैं। उसी कमरे के किसी कोने में उन दोनों की बातें और उपाय कोई सुन रहा था। ये सब बातें जो जयंत की मां ने उसे बताई थी, वो सब बातें वह चुड़ैल वहीं पास में बैठी हुई सुन रही थी। धागा बांधते ही कुछ क्षण के पश्चात वह दृश्य होकर अचानक सामने आ जाती है, और फिर जयंत जैसे ही उस कलश को उठाने की कोशिश करता है, उसके पहले ही वह चुड़ैल उस कलश को कहीं दूसरी जगह छिपा देता है और अदृश्य हो जाता है। काफी मशक्कत के बाद उन्हें वह कलश घर के किसी कोने में प्राप्त होती है। जयंत की मां जैसे ही उस मिट्टी के कलश को उठाने के लिए बढ़ती है कि तभी अचानक वह कलश हवा में 4 फीट ऊंची उड़ती है और धरती पर गिरकर टूट जाती है। यह दृश्य देखकर दोनों डर जाते हैं और जयंत की मां लल्लन ओझा को यह पूरी घटना फोन पर बताती है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद लल्लन ओझा कहते हैं, देखो घड़ी में रात के 8 बजे का वक्त हो चला है। ठीक 3 घंटे बाद उसकी शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके यहां मेरे पास पहुंचो तक मैं दूसरे कलश को उसे कैद करने योग्य बनाता हूं। जी लल्लन जी, हम बस 20 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। ये कहते ही जयंत की मां फोन रखकर तुरंत अपने घर से पड़ोस के गांव कैथल में लल्लन ओझा के घर के लिए अपनी कार में बैठकर जयंत के साथ निकल पड़ती है। लल्लन ओझा पड़ोस के गांव कैथल का ही रहने वाला था, जो जयंत के गांव अरंद से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। जयंत कार ड्राइव कर रहा था तो बाजू में उसकी मां बैठी हुई थी। अभी गांव से निकले मुश्किल से 2 किलोमीटर ही हुआ था कि तभी अचानक किसी की आवाज आई, अरे मुझे कहां लिए जा रहे हो, मुझे उतार तो दो कम से कम। ये शब्द सुनते ही दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, तुम कौन हो और आर करके अंदर कैसे आई? खुद ही पलट कर क्यों नहीं देख लेते कि मैं कौन हूं? यह आवाज जयंत को जानी पहचानी लगती है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि यह आवाज किसकी हो सकती है कि तभी उसकी मां पीछे पलटने को हुई। यह देखकर जयंत जोर से चीखा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मां भूलकर भी पीछे मत देखना। यह वही शातिर चुड़ैल है जिसने नाक में दम किया हुआ है। भूल से भी पीछे देख लिया तो यह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। लल्लन ओझा पड़ोस के गांव कैथल का ही रहने वाला था, जो जयंत के गांव अरंद से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। जयंत कार ड्राइव कर रहा था तो बाजू में उसकी मां बैठी हुई थी। अभी गांव से निकले मुश्किल से 2 किलोमीटर ही हुआ था कि तभी अचानक किसी की आवाज आई, अरे मुझे कहां लिए जा रहे हो, मुझे उतार तो दो कम से कम। ये शब्द सुनते ही दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, तुम कौन हो और आर करके अंदर कैसे आई? खुद ही पलट कर क्यों नहीं देख लेते कि मैं कौन हूं? यह आवाज जयंत को जानी पहचानी लगती है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि यह आवाज किसकी हो सकती है कि तभी उसकी मां पीछे पलटने को हुई। यह देखकर जयंत जोर से चीखा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मां भूलकर भी पीछे मत देखना। यह वही शातिर चुड़ैल है जिसने नाक में दम किया हुआ है। भूल से भी पीछे देख लिया तो यह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। ये सुनते ही उसकी मां वहीं रुक गई और उसने पीछे ना देखते हुए कार के रियर व्यू मिरर में देखा। उसे वहां कोई भी औरत नजर नहीं आई। ये देखते ही वह समझ गई कि जयंत बिल्कुल सच सच कह रहा है। तो तुम दोनों नहीं मानोगे, तुम्हारा हाल भी उसी कलश की तरह होगा। मैं कहती हूं गाड़ी रोको, नहीं तो पीछे देखो। उस चुड़ैल की बात सुनते ही जयंत ताव में आ जाता है, क्योंकि आज वह अकेले नहीं था, उसके साथ उसकी मां भी थी। जयंत गुस्से में बोलता है, तुझे जो करना है कर ले, मैं आज भी तेरी बात नहीं मानने वाला। भुगतोगे, सबके सब भुगतोगे इसका परिणाम। ये कहते वो ऊनी कर्कश हंसी के साथ हंसती है कि ठीक अगले ही पल धाड़स फटाक्स इस आवाज के साथ अचानक जयंत ने तेज ब्रेक मार के कार रोक देता है। जयंत के कार के विंड ग्लास पर खून की छींटों से लाल हो चुका था। उस चुड़ैल अपनी दुष्ट शक्तियों के दम से
रास्ते में एक जानवर को मारकर कार की बोनट पर फेंक दिया था। अचानक से गिरे उस मृत जानवर को देखकर जयंत कार को रोककर जैसे ही बाहर निकलने को होता है, उसकी मां उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, खबरदार जो इस कार से बाहर निकले तो। यह इस चुड़ैल की चाल है कि हम तय वक्त पर लल्लन ओझा से ना मिल पाए। तुम्हें यह रक्षा कवच होने की वजह से प्रत्यक्ष रूप से हानि तो पहुंचा नहीं सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए पुत्र, तुम अब सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जयंत साइड विंडो से बाहर झांकते हुए देखता है और अपनी मां से कहता है, लेकिन मां, कार के अगले पहिए के नीचे कोई काले रंग का कुत्ता दबा पड़ रहा है। उसके धड़ के ऊपर मेरे कार का अगला टायर चढ़ा हुआ है और उसका सिर कटकर कार के बोनट पर है। मत भूलो कि यह उस चुड़ैल का छलावा भी हो सकता है। यदि उसका सिर कार के बोनट पर है तो इसका मतलब वह मर चुका है, और मेरे हुए पशु पर अभी दया करोगे तो हम दया के पात्र बन जाएंगे। तुम बस किसी तरह यहां से निकलने की कोशिश करो। यह सुनते ही जयंत ने कार को थोड़ा पीछे किया और स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ उस जानवर के जिस्म पर फच्छाक्स की आवाज करता हुआ कार को भगा लेता है। इस घटना के बाद वैसा कुछ नहीं होता जिससे दोनों विचलित हो जाएं। थोड़ी ही देर में जयंत की मां जयंत को साथ लेकर बाबा के घर पहुंच जाती है। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, सामने लल्लन ओझा सारी तैयारी के साथ वहां इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लल्लन ओझा की नजर उन दोनों पर पड़ती है, वो सामने बने सेफत गोल घेरे में जयंत को कलश लेकर बैठा देता है और हिदायत देते हुए कहता है, देखो, जब तक मैं आदेश न दूं, इस घेरे से बाहर नहीं आना। मैं जैसे यही अपने मंत्र खत्म करूंगा, तुम तुरंत इस कलश के ढक्कन को खोल देना और उस चुड़ैल के इसके अंदर समाते ही ढक्कन बंद कर देना। इतना सुनते ही उसने हामी में अपनी खोपड़ी हिला दिया और उस सफेद घेरे में उस कलश को लेकर बैठ गया। उसके बैठते ही जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, वह देखकर वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उतने में ही बीच में वह चुड़ैल न जाने कहां से वहां आ जाती है। उसको आया देखकर जयंत की मां घबरा जाती है और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है। उनके इस तरह गिरते ही वह चुड़ैल भी आसपास कहीं नजर नहीं आती। मरोगे सबके सब मरोगे आज। अचानक जयंत की मां अजीब सी आवाज निकालती हुई दोनों की तरफ घूरने लग जाती है। दोनों के कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ। लल्लन ओझा ने जब जयंत की मां की तरफ देखा तो उसकी मां की आंखें छड़ी हुई हैं, जीभ ठुड्डी तक लटकी हुई थी और वह बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। लल्लन ओझा ने यह हुलिया देखा तो उन्हें यह समझते देर न लगी कि अब उसके अंदर वह भयानक चुड़ैल समा चुकी है। वह चुड़ैल अट्ठाहस करती हुई जयंत की ओर बढ़ रही थी। यह सब देखकर लल्लन ओझा उसे पकड़ लेते हैं और आगे जाने से रोकते हैं। अचानक उस चुड़ैल के हाथ बढ़ने लगते हैं और वह उस घेरे के अंदर बिना गए ही जयंत के हाथ में रखे हुए कलश को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से लल्लन ओझा को पकड़ते हुए हवा में 4 फुट ऊपर धकेल देती है। लल्लन ओझा उस कमरे में पड़ी कोने में लकड़ी के टेबल पर गिर पड़ते हैं। वह दोबारा हिम्मत जुटाकर अपने शरीर को घसीटते हुए बोलता है, जयंत बेटे, वह चुड़ैल इस घेरे के अंदर नहीं जा सकती थी। उसे इस बात का की जानकारी थी, इसीलिए उसने अब तुम्हारे मां के शरीर में पनाह ली है और वह कलश को तुमसे हथियाकर फिर से नष्ट करना चाहती है। यह कलश जिसके हाथ में होता है, उसे ही वह मंत्र बोलना पड्डेचता है। इसलिए जल्दी से उस मंत्र का उच्चारण करो ताकि वह इस कलश में कैद हो सके। यह सुनते ही जयंत लगभग रुआंसी आवाज में बोला, लेकिन ओझा जी, वह मंत्र बहुत लंबा है और मैं बिना पढ़े नहीं बोल सकता। वह पर्ची मेरे शर्ट के जेब में पड़ी है, मुझे इससे मुक्त करवाओ, तभी मैं पढ़ पाऊंगा। लल्लन ओझा खुद को बहुत ही बेबस समझ रहे थे। उन्हें उस कलश के अंत के साथ सभी का अंतिम समय नजर आ रहा था। उन्होंने इस अनहोनी के बारे में सोचा ही नहीं था कि वह धूर्त चुड़ैल कुछ ऐसा कर बैठेगी। अचानक उस चुड़ैल ने जयंत के हाथों से वह कलश ले लिया और बोली, हाँ 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 बड्ढे, आए थे मुझे मुक्ति दिलाने वाले, आओ अब तुम सबको इस मिट्टी के कलश की तरह मुक्त करूंगी। ये कहते ही उस चुड़ैल ने उस कलश को हवा में फिर से उछाल दिया। ये दृश्य देखते ही दोनों के आंखों में अनायास ही आंसू छलक उठे। तभी लल्लन ओझा ने अपनी जिस्म की सारी ऊर्जा एकत्रित की और उछलते हुए कलश को जमीन पर गिरने से पहले ही लपक लिया। उस कलश को जयंत की तरफ उछालते हुए बोले, बस दुष्ट, अब बहुत हुआ तेरा छलावा।
अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह कहते के साथ वहीं पास में पड़ी झादू पर कुछ अक्षत और काले तिल को फेंकते हुए यह मंत्र बुदबुदाते हैं। हुवैन हूं प्रेत, प्रेतेश्वर आगच आगच, प्रत्यक्ष दर्शय फट, ओम हाँ ही हूं हों हाँ, सकल भूत प्रेत चुड़ैल डायन दमनाय स्वाहा। यह मंत्र उच्चारण करने के बाद लल्लन ओझा उसे झादू से मरते हैं। उस झादू के पड़ते ही वह दर्द से कराह उठती है, मानो जैसे उसे कोई चाबुक से मार रहा हो। जयंत के ये समझ में तो नहीं आ रहा था कि यह झाड़ू का कमाल है या चाबुक का, लेकिन जिसका भी असर था अब वह लगभग खुश से दिख रहा था। बोल तू कौन है, कहां से आई है, क्यों तंग कर रही है इस मासूम को, बता इसने क्या बिगाड़ा है तेरा। यह कहते ही लल्लन ओझा उस पर झाड़ू से टूट पड़ते हैं, लेकिन वह चुड़ैल सिवाय चीखने के कुछ भी नहीं कह रही थी। अचानक उसने मुंह खोला और बोली, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अब बड़ी विचित्र स्थिति बन चुकी थी। कभी वह झाड़ू के प्रहार से होने वाले दर्द से बिलखती, तो कभी वह अट्टहास करके यूं हंसती जैसे उस पर इन सब का कुछ असर नहीं होने वाला। बात न बनता देख अगले ही पल लल्लन ओझा खड़े होते हैं और कोने में पड़ी एक कांच की शीशी लेकर आते हैं। जिस कांच में लहसुन का पानी था, जिसे गंगाजल के साथ मिश्रण करके बनाया गया था, उन्होंने उस बोतल का ढक्कन खोला और बूंद बूंद उसकी खोपड़ी पर टपकाने लगे। जैसे ही पहला बूंद उसके जिस्म पर पड़ा, वह आग से तड़पने लगी, मानो जैसे 440 वोल्ट की बिजली प्रवाहित कर दी गई हो। वह तड़पते तपड़ते बोली, ठहरो ठहरो, मैं सब बताती हूं, लेकिन क्या, बोल जल्दी बोल वरना कर दूं तुझे भस्म। लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी करो। कैसी इच्छा, बोल जल्दी बोल, अब तू क्या चाहती है। मुझे एक कटोरा खून चाहिए, लाल और गाढ़ा खून, फिर मैं सब बता दूंगी जो भी तुम चाहते हो। किस्मत से लल्लन ओझा के घर के बाजू में ही दुकान थी, जहां से लोग मुर्गे और बकरे का मांस लेकर जाते थे। आसानी से वहां से एक कटोरे खून का इंतजाम हो गया। अगले ही पल लल्लन ओझा ने वह कहीं से भरी लबालब कटोरे को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले जल्दी अपनी प्यास बुझा और बता तू कौन है। खून से भरे क्योर को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं और उसने झट से उसके हाथों से छीनते हुए छप 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 की अजीब सी आवाज करते हुए घट घट करके पी जाती है। पीने के बाद वह कटोरे को घुमाकर लल्लन ओझा की तरफ फेंक देती है। लल्लन ओझा अगर समय रहते नहीं झुकता तो उसकी खोपड़ी पर जरूर टकरा जाती। वह वहीं से झुके झुके उस चुड़ैल को देखने लगा जाता है। अचानक चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। हंसते हंसते फिर रोने लग जाती है। थोड़ी देर में जब वह शांत हुई तो बोलती, ही नाम, मेरा नाम मेहजबीन शेख है। मैं यहां से 150 किलोमीटर दूर स्थित किशनगंज में रहती थी। 21 वर्ष पहले मेरे जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही मेरे वालिद मुझे और मेरी अम्मी को छोड़कर पड़ोस की एक महिला नुसरत बानो के साथ भागकर दुबई चले गए। मेरी अम्मी ने मेरा लालन पालन बड़ी ही जिम्मेदारी से किया। वो सिलाई कढ़ाई के काम में निपुण थी। मैं अपनी अम्मी की इकलौती संतान थी। वो मुझे देखकर जी रही थी। मैंने अपनी जिंदगी के 17 बसंत देख लिए थे। मेरी अम्मी के साथ लाख बुरा हुआ हो, लेकिन उन्होंने किसी से अपनी मुंह से शिकायत नहीं किया। मेरी अम्मी ने किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं ही उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहां से वो मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाना पड़ेगा। आज से ठीक 4 साल पहले दिसंबर के महीना था और सर्द रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरी अम्मी की पिछले 7 दिनों से डेंगू से पीड़ित थी। ऊपर से 2 दिन से लगातार अनावश्यक रूप से बारिश ने बेहाल किया हुआ था। आधी रात को जब मेरी नजर मेरी मां पर पड़ी तो देखा वो ठंड से कांप रही थी। जब मैं उनके निकट गई तो उनका जिस्म बुखार से किसी जलती भट्टी की तरह तप रहा था। उनका इलाज सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर से चल रहा था, जो पास के गांव में ही रहते थे। मैंने देखा कि उनकी दवाई खत्म हो चली थी। मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, मां, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं पास के गांव के डॉक्टर से आपके लिए दवा लेकर आती हूं। मेरी बात सुनने के बाद मेरी मां कराहते हुए आवाज में बोली, लेकिन बेटी, इतनी रात हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। सुबह तक रुक जा। क्या पता मैं ठीक हो जाऊं या बारिश रुक जाएगी। नहीं मां, सुबह तक कहीं देर हो गई तो मेरे सिवा आपका है ही कौन। बारिश तो पिछले 2 दिनों से हो रही है। नहीं नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती।
ये कहकर मैं वहां से उतनी तेज बारिश में निकल पड़ी। उस वक्त मेरी अम्मी ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। पास का गांव जहां डॉक्टर रहता था, मेरे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मेरे पास वहां जाने का कोई खास साधन नहीं था, इसलिए मैं कुछ पैसे ले कर अकेले ही पैदल चल पड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि मानो जैसे किसी प्रलय को निमंत्रण दे रही हूं। मैं अपने दुपट्टे से मुंह और सिर को ढककर चल रही थी। आज पहली बार यह रास्ता इतना सुनसान लग रहा था, मानो जैसे इधर भूतों का बसेरा हो। राह में जो इक्का दुक्के कुत्ते भी नजर आते थे, वो इस मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं दुबके बैठे थे। बारिश की वजह से मैं सिर से लेकर पांव तक अब भीग चुकी थी। अचानक मेरा पांव किसी गड्ढे में पड़ा और मैं अपने शरीर पर संतुलन नहीं रख पाई और उस गड्ढे में गिर पड़ी। खुदा का शुक्र था कि गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, मैं दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन मेरे इस तरह अचानक गिरने की वजह से मेरी मुट्ठियां खुल गई थी और जो पैसे मैं घर से लेकर आई थी वह वहीं कहीं गिर गया था। मैंने बहुत कोशिश किए, लेकिन मैं दोबारा उन पैसों को ढूंढ नहीं पाई। मैं काफी देर तक रोती रही। एक बार मेरे मन में आया कि मैं घर वापस लौट जाऊं, लेकिन मां की दयनीय स्थिति देखकर खुद को दृढ़ किया और वापस खड़ी हुई। मैंने दुपट्टे से अपने बदन और अपने मुखमंडल को साफ किया। मेरा डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी था। मैं तेज कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी। तकरीबन पौन घंटे में मैं डॉक्टर के घर के दरवाजे पर थी। मेरे बार बार दरवाजा ठकठकाने की वजह से दरवाजा खुला और मुझे डॉक्टर देखते चौंक गए और बोले, अरे मेहजबीन बेटी, तुम यहाँ इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? डॉक्टर साहब, वो अम्मी। मेरे इतना कहते ही डॉक्टर साहब बोले, रुको, पहले तुम अंदर आ जाओ, फिर बताओ। उनकी यह सहानुभूति देखकर मुझे अच्छा लगा कि वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने मेरी सारी परेशानी गंभीरता से सुनी और वो बोले, देखो बेटी, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दे रहा हूं, इसे तुम जाते ही उन्हें दे देना। मेरा यकीन मानो, ये दवाइयां सुबह तक अपना असर दिखा देंगी और तुम्हारी अम्मी यकीनन पहले से बेहतर हो जाएंगी। ये बोलने के साथ वह डॉक्टर देखते हैं कि मेरा ध्यान कहीं और था। यूं उन्होंने मेरे कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ मेहजबीन, तुम कहां खोई हुई हो? कुछ परेशानी है तो बोलो। डॉक्टर की बात सुनते ही मैंने संकुचित भाव से कहा, जी, बात यह थी कि मैं दवा के लिए पैसे लेकर आई थी, लेकिन वो मेरी लापरवाही की वजह से रास्ते में कहीं। इतना सुनते ही डॉक्टर बिदक गए और लगभग गुस्से में बोले, खबरदार, जो तुमने पैसों की बात की, मैं गरीब एयर असहाय लोगों से पैसे लेना पाप समझता हूं। तुम यह दवा लेकर फटाफट जाओ ताकि समय से उनको दवा दे सको। मैं बस अभी जाती हूं और उन्हें जाते के साथ दवाइयां दे देती हूं। ठहरो, मेरी आखिरी बात सुनती हुई जाओ। बाहर मौसम बहुत खराब है, ये लो छतरी लेकर जाओ और मेरी एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात डॉक्टर साहब? तुम्हारे पास एक बकरी है ना? हाँ जी है तो, लेकिन उसका क्या? उन्हें सुबह शाम 100 मिलीमीटर बकरी का दूध जरूर दो, क्योंकि तुम्हारी मां को डेंगू है, जिसमें मरीज की प्लेटलेट्स कम जो जाती हैं। इस रोग में बकरी का दूध रामबाण साबित होगी। ये सबसे कारगर दवाई है। अब तुम जाओ और कल शाम को बताना उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ। उनकी बात सुनकर मैं अपने गांव की तरफ रुख कर देती हूँ। रास्ते की सर्द हवा मानो मेरी शरीर को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैं इस ठंड की परवाह किए बिना निर्भीक चले जा रही थी। मेरे पैरों की आहट भी मुझे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं अकेले नहीं, मेरे पीछे कोई और भी है। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि मानो जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चला आ रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं बो रही थी कि पीछे पलट कर देखूं। इतनी देर रात किसी के पीछे होने के एहसास और इस बारिश वाली ठंड के मौसम की वजह से मेरी सांसें भी जमने को हो गई थी। मैं थोड़ी दूर चली ही थी कि वह आहट मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस होने लगी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैं बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक मेरे आंखों पर रोशनी चमकी और मैंने अपने दोनों आंखों को ढक लिया। जब आंखों को खोलकर देखा तो मैं चौंक कर रह गई। मेरे सामने एक बड्ढी सी कार रुकी थी। कार के रुकते ही उसमें में कुछ बंदे फटाफट निकलने और मुझे जबरदस्ती अमानवीय व्यवहार करने लगे। मैंने जब उस बात का विरोध किया तो मुझे उठाकर अपनी कार में बैठकर वहां से
रफ्फू चक्कर हो गए। वो मुझे उस रात वहां से उठाकर वहां से 150 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के किसी भरहता गांव में ले आए। उन वहशी दरिंदों ने मुझे वहीं किसी खंडहर में कैद करके रख दिया था। वो मेरे साथ कुछ दिन और रात तक मेरी इज्जत को तार तार करते रहे। मैंने लाख मिन्नतें की। मेरी माँ बीमारी से जूझ रही है, लेकिन उन कमीनों ने मेरी एक न सुनी। मैं 17 वर्ष की एक कमसिन लड़की उन चारों अधेड़ इंसानों के गुनाहों का भार नहीं झेल पाई और असहनीय पीड़ा को न झेल पाने को वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। उन दरिंदों ने आनन फानन में मेरी लाश को वरुणा नदी से कुछ दूर जाने पर एक पीपल का पेड़ है और ठीक उसके पीछे कुआं है, वहां डाल दिया। जैसे ही वह मेरी लाश को उस कुएं में डालकर पीछे मुड़ रहे थे कि वहां किसी शख्स को खड़े देखकर चौंक गए। वह शख्स और कोई नहीं, जयंत के पापा मयंत किशोर बलूच थे। उन्होंने मेरी लाश को ठिकाने लगते हुए देख लिया था। वह उन तीनों का विरोध करने लगे और बोले, देखो तुम सबने यह ठीक ठीक नहीं किया है और मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं अभी पुलिस को जाकर सब सच सच बता दूंगा। उसकी बात सुनकर वह चारों उन पर बहुत जोर से हंसे और उसे समझाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वो चारों आगे बढ़े, उनमें से एक को देखकर जयंत के पापा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप, आप? ओह, तो आप हो इस घटना के पीछे। यह सुनते ठाकुर जोर जोर से हंसता है और बोलता है, जा मयंत, जा बोल दे पुलिस को। लगता है शायद तू भूल गया कि वह मेरे पुलिस को मैं जेब लेकर घूमता हूं, मगर तू यह कैसे भूल गया कि तू मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है। पिछले 7 सालों से तेरे पर मूल से ज्यादा तो सूद चढ़ चुका है। ये सुनने के बाद मयंत ठाकुर के पैर पकड़कर मिमियाते हुए स्वर में कहता है, लेकिन हुजूर, किसी की जान लेना रुआ अपराध है ना। तो अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तुझे 7 दिन की मोहलत देता हूं। यदि तेरे अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा है तो मेरे सारे उधर चुकता कर मैं अपने गुनाह कबूल कर लूंगा और खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन यदि तू ऐसा ना कर सका तो इसी कुएं से कूदकर तुझे जान देनी होगी। बोल, कबूल है? हाँ ठाकुर, मुझे कबूल है। मैं 7 दिनों के अंदर अपनी सारी जमीन बेचकर तेरा उधार चुकता करूंगा। ये सुनते ही ठाकुर उसे अपने पांव से ठोकर मरता है और वहां से चला जाता है। उधर ठाकुर अपनी हवेली आते ही मयंत का हुक्का पानी बंद करवा देता है। मयंत की खेती से इतना अनाज की पैदावार नहीं हो पाती थी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए उसकी पत्नी ठाकुर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। मयंत की घरवाली अव्वल दर्जे की पढ़ाकू थी, इसलिए उसने शादी करने से पहले प्रथम श्रेणी में बीए कर लिया था। लेकिन गरीब इंसान पढ़ाई करके ही सीमित रह जाता है और उसे एक उम्र तक विवाह करवाना जिम्मेदारी से ज्यादा बोझ नजर आने लगती है और समाज के बनाए गए उस ढांचे में खुद से सामंजस्य बैठा लेती है। 7 दिनों बाद भी वह ठाकुर का बाल बांका न कर पाया तो वह एक रात उस कुएं की तरफ चल पड़ा। वह काजी देर लाचार और बेसहाय वहीं मौन खड़ा रहा और खुद से बोला, धिक्कार है मुझ जैसे गरीब का जो किसी को न्याय भी न दिल सका। मैं जीते जी भी उस वहशी ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस धरती पर हम जैसे गरीब दुखैरों की भगवान भी सुनने वाला नहीं है। मैं अब ऐसी जिल्लत की जिंदगी और नहीं जी सकता। यह कहते ही मयंत किशोर बलूच अपने साथ लाए मिट्टी के तेल को अपने जिस्म पर छिड़कते कर आग लगा ली और उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी उनका और मेरे जिस्म के कंकाल वहां अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं और मुक्ति के लिए फरियाद कर रहे हैं। उनकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है और गांव के काफी लोगों ने वहां कुएं के आसपास आग जैसे गोले को जलते हुए देखा है, लेकिन पास जाते ही उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होता। वह कुआं जिस जगह है वह बहुत ही अजीब जगह पर है। वहां से मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, इन तीनों जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यहां अक्सर एक से एक अमानवीय कृत्य को देखते आए हैं, लेकिन कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करता। सबको अपने जान की पड़ी है, परंतु मैं उनकी तरह शांत या सब किस्मत का खेल मानकर चुप रहने वाली में से नहीं। मैंने ठाकुर और उसके तीनों साथी को भी मौत के घाट उतारकर उसी कुएं में डाल दिया है। मैं आगे भी चुप रहने वाली में से नहीं। उस वीराने में जो भी रात को भटकेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं सबको। यह कहकर वह लल्लन ओझा पर प्रहार करती है और उसके हाथ से झाड़ू छूटकर दूर गिर जाती है।
वह चुड़ैल अचानक जयंत की मां के शरीर से बाहर निकल जाती है और लल्लन ओझा के छाती पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों को लल्लन ओझा के कंधे में घूंसेट डालती है। लल्लन ओझा दर्द से बिलबिला उठते हैं, मगर वह चुड़ैल उसके कंधे से खून के कुछ बूंदे निकालकर लल्लन ओझा के चेहरे पर लगा देती है। अचानक से उसके जीभ लंबे हो गए और वह लल्लन ओझा के चेहरे पर लगे रक्त की बूंदों को चाटने लगती है, जैसे इस खून की बूंदों से उसकी तृष्णा मिट रही हो। वाह वाह, बस यही खून तो मुझे चाहिए। ये खून ही जो मुझे ऊर्जावान बनाता है और मुझे जवान रखता है। भला मैं इसे क्यों न छकूं? ये कहते के साथ वह अपने चारों नुकीले दांत लल्लन ओझा के कंधे में घूंसेड़ देती है, जहां उसने अपने लंबे लंबे नाखून घूंसेड़ थे। इस बार पूरी जोर लगाकर लल्लन ओझा बोलते हैं, अरे मूर्ख, कब तक तमाशा देखेगा? अब जल्दी से अपनी ऊपर की जेब से वो पर्ची निकाल और उस मंत्र का उच्चारण कर। यह चंडालन रब तक नहीं उठेगी जब तक इसकी प्यास नहीं बुझेगी। मैं तब तक इसकी प्यास बुझाता हूं, लेकिन मेरे शरीर में सारे रक्त चूसने से पहले अपने कार्य को अंजाम दे देना। ये सुनते ही जयंत अपनी मां की तरफ देखता है। वह निढाल सी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने एक लंबी सांस ली और फुर्ती से अपनी जेब से वह पर्ची निकलता है और उस कलश के ढक्कन को खोलकर उस मंत्र को जोर जोर से बोलने लगता है। AUM नमो, आदेश गुरु का लाज रखो, अपने चेले का मंत्र सांचा कंठ कांचा, जो न समझे वह रह जाए बच्चा। धौलागिरी वारों, चंडे सिंह की सवारी, जाके लंगुर है करत है, अगारी प्याला पिए, रक्त को चंडिका भवानी, सब उपनिषद वेद वाणी में बखानी। भूत नाचे बेताल, लज्जा रखे अपने भक्त का पीठ छखे, लिए हाथ भक्त बालिका दुष्टन प्रहारी, सारे दुहक देत एक पल में पछारी। पकड़ के दे ऐसा पछाड़ कांप जाए मांस और हाथ, मतबार तेरे हाथ में कपाल मार के सीने के पार कर दे भाल। भक्षण कर ले जल्दी आई के, मुक्ति मिलत तब कहीं जाए के, जाए नाही भूत पकड़ मारे जाए, तुम्हारे नाम लूं तो करे फाए फाए। राम की दुहाई गुरु गोरख का फंदा, नहीं भागेगा तो करेगा तो ये अंधा। उड़ो उड़ो चुड़ैल वाहा, फुरो फुरो मंत्र स्वाहा। हुए हूं प्रेत प्रेतेश्वर आगच्छ आगच्छ, प्रत्यक्ष दर्शय दर्शय फट। ओम हाँ ही हूं हों हा, सकल भूत प्रेत चुड़ैल डायन दमनाय स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र खत्म होता है, वह चुड़ैल एक काले धुएं में परिवर्तित हो जाती है और किसी हवा की तरह उड़ती हुई उस कलश में समा जाती है। जयंत तुरंत इस कलश को ढक्कन लगा देता है। अगले ही पल लल्लन ओझा भी कराहते हुए उठ खड़े होते हैं। उनके उठते ही जयंत की मां भी खड़ी हो जाती है। तीनों उसी वक्त कार में बैठकर वरुण नदी के पास पीपल के पेड़ के पीछे वाले कुएं के पास जाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से वहां उस कुएं से लाशों को निकलवाते हैं, लेकिन वहां लाश की जगह कुछ कंकाल मिलते हैं जिनकी सीनाख्त कर ली जाती है। वहां उस कुएं से 5 नर अजर एक मादा के कंकाल को उनके धर्म के अनुसार अंत्योष्टि करके इस लोक से मुक्ति दिला दी जाती है। उस कलश को उसी कुएं में डालकर मिट्टी से पूरी तरह कुएं को ढककर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जयंत और उसकी मां लल्लन ओझा का आभार व्यक्त करती है और वापस अपने कार में पहुंच जाते हैं। ओह मां, रात के 3 बज गए हैं, लेकिन चलो शुक्र है कि उस चुड़ैल से पीछा तो छूटा। हाँ बेटे, चाहे लोग आज भी विश्वास करना करें, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूं कि जब इस दुनिया में भगवान को मानते हो तो शैतान के वजूद को झुठलाना नहीं चाहिए। जिस तरह हम पॉजिटिव शक्तियों को चाहते हैं, उसी तरह हमें नकारात्मक शक्तियों के लिए भी हर पल तैयार रहना चाहिए। क्विंस क्विंस। जयंत की मां ने अभी इतना कह ही था कि अचानक जयंत ने झटके के साथ अपनी कार रोक दी। अचानक इस तरह ब्रेक मारने से जयंत की मां को सिर पर जोरदार चोट लगी। एयर वह गुस्से में बोली, अरे अब क्या हुआ जो इस तरह से कार रोक दी? जयंत के मुंह से जब कोई जवाब नहीं आया तो इसने अपने बेटे की तरफ देखा, जो सड़क की तरफ अपनी उंगलियों से इशारा कर रहा था। जयंत की मां ने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। कोई औरत काली साड़ी में एक हाथ में लालटेन को थामे सड़क को पार कर रही थी। उस औरत ने पलक झपकते ही सड़क को पार कर लिया। दोनों तल्ले उंगलियां दबोचकर उस औरत को देख रहे थे। वह औरत अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जयंत ने इस बार हिम्मत की और गाड़ी को रैकेट की तरह भगाने लग गया। अब वह साया सड़क के बीचों बीच थी,
लेकिन उसने कार रोकने की जगह उसको उससे उड़ा देना ही बेहतर समझा और एक्सीलेटर पर पांव दबा दिए। अगले पल वह साया उस कार के आर पार निकल गई, जैसे वह कोई धुआं हो, और निकलते निकलते कह गई, अरे बाबू, तनिक पीछे तो देख लो एक बार। उसकी माँ पीछे पलटने को होती है, तभी जयंत बोल पड़ता है, नहीं माँ, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब उस चुड़ैल का खेल खत्म हो चुका है। जिसे तुमने देखा वह मात्र छलावा है और कुछ नहीं। ये सुनते ही दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। काफी समय के बाद दोनों एक साथ हंसते हुए अच्छे लग रहे थे। कुछ अनिष्ट न होने पर दोनों हल्की सी मुस्कान और खुशी के साथ अपने घर की ओर चले जाते हैं।